आज एक टर्म हम लोग देख रहे हैं, टॉर्क। इट इज कॉल्ड it is moment of force. Role of torque in rotation is same as role of force in translation. Role of torque in rotation is same as role of force in translation. Force is required to change v velocity in same way. Torque is required to change omega, angular velocity. हम लोग एक टर्म्स देखना चाहते हैं, टॉर्क। अब इस टॉर्क के बारे में कहते हैं कि इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी भी इससे नहीं पता चला कि ये क्या है, तो फिर मैंने कहा कि रोल ऑफ टॉर्क इन रोटेशन इज सेम एज रोल ऑफ फोर्स इन ट्रांसलेशन। रोल ऑफ फोर्स इन ट्रांसलेशन। अब हम ये भी भूल गए कि फोर्स का रोल क्या था। तो फोर्स इज नीडेड टू चेंज वेलोसिटी। इन सेम वे टॉर्क इज नीडेड टू चेंज एंगुलर वेलोसिटी। और यदि हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स is rate of change of momentum। तो आप वैसे ही सोच सकते हैं, टॉर्क इज चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी आपने देखा, यदि फोर्स लीनियर मोमेंटम बदलता है, उसके रेट ऑफ चेंज है, लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज है, तो एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होगा टॉर्क। आप ऐसे देख सकते हैं कि इफ v constant then a0 implies force 0। वैसे ही आप देख सकते हैं, इफ ओमेगा कांस्टेंट, तो आप कह सकते हैं देन अल्फा 0 देन टॉर्क 0। तो ये भी आपके समझ में आ गया। अब यदि आप कह सकते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जैसे ही वर्ड आता था इक्विलिब्रियम, तो अब मैंने उसको इलेबोरेट किया। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये बताता है F0। तो सोचो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या बताएगा? ये बताएगा टॉर्क 0।
एफ को भी फोर्स लिख देता हूं, फोर्स 0, ये टॉर्क 0। टॉर्क के लिए एक सिंबल लेते हैं, तो टॉर्क के लिए जो सिंबल लेते हैं वो लेते हैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा टी लिखते हैं, जिससे पढ़ते हैं टाउ। टाउ, ये जो टेढ़ा मेढ़ा सिंबल है इसे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टाउ। टेढ़े मेढ़े सिंबल को टाउ पढ़ रहे हैं। ताऊ मत बुलाना, ये अल्फा बीटा ग्रीक सिंबल के परिवार का सदस्य है, आपके परिवार का सदस्य नहीं। तो टाउ, टाउ। अब यहाँ एक पॉइंट और याद आ जाता है लगे हाथ, कि जब आप बात करते थे इम्पल्स, ये हो जाता था एफ डेल्टा टी, और ये हो जाता था चेंज इन मोमेंटम। ये भी देखा देखा सा लग रहा होगा। तो इसका जुड़वां भाई फिर कैसे प्रकट हो जाएगा कि टॉर्क, और सॉरी, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, ये हो जाएगा टाउ डेल्टा टी, और वो किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सर आपने तो एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ाया। हाँ सही बात, नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने केवल सिमेट्री यूज की है, और सिमेट्री यूज करने से ये जानकारी हमारे दिमाग में आना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने रोल की बराबरी कर दी कि रोल टॉर्क का वो है जो फोर्स का है, तो फोर्स का क्या रोल है मैंने देखे वो सारे यहाँ लिख दिए। तो टॉर्क का क्या रोल है मैंने बिना सोचे वो लिख दिए यहाँ पे। तो सोचने का काम तो तब होता ना कि जब मैं कुछ अलग कुछ करता, यहाँ तो रोल सेम जब कह ही रहा है ना, तो रोल को सिमेट्री में हम ये लिख सकते हैं। इवन टॉर्क की ये बातें हम अलग से याद ही नहीं करते, मुझे भी याद नहीं है, मैं फोर्स ही सोचता हूँ और टॉर्क वाला हमेशा लिखता हूँ। यदि मुझे फोर्स वाला पता है, और सर्टेनली पता है क्योंकि वो उस पर ज्यादा काम हमने किया है, तो मैं टॉर्क में क्यों टाइम पास खेलूं? मुझे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं, तो मैं फोर्स याद कर दूंगा। टॉर्क में मैंने एक लाइन कहा, रोल सेम है। लेकिन आप लोगों का मन इतने से मानेगा नहीं, आपके मन में ये विचार आएगा रोल सेम है तो फोर्स के कैलकुलेट करने का तो मुझे तरीका पता है, तो टॉर्क के कैलकुलेट करने का सर आपने कहाँ बताया कुछ? लो नहीं बताया अभी तक। लेकिन ये मुझे बताओ, उस रोल की बराबरी से क्या तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आ रहा है, एक हुआ करता था F इक्वल्स टू एम ए, तो दूसरा जो उसका भाई है वो होगा F का भाई हो गया टाउ, M का भाई हो गया आई, A का भाई हो गया अल्फा। तो आप पहले मुझे ये बताओ ना, मास का रोल जो ट्रांसलेशन में है, तो रोटेशन में वो रोल कौन प्ले कर रहा है? मास नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो आप कहते हैं एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन की कहानी क्या है? एक्सेलरेशन की कहानी है, एक्सेलरेशन की कहानी है जो वेलोसिटी के चेंज का रेट, तो उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी के चेंज का रेट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। लेकिन यहां से डिफिनीशन नहीं शुरू हुआ है टॉर्क का, मतलब ऐसे इसको कैलकुलेट करना नहीं सिखाया गया। लेकिन मैंने कहा, मैंने कुछ सिखाया ही नहीं, मैंने कहा कि ये भी लिख लो सिमिलरिटी से। सर ऐसे तो चैप्टर ही निपट जाएगा, इसीलिए निपट जाएगा, मतलब सारे क्वेश्चन आप ऐसे सोच सकते। एक पॉइंट और देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एक रॉड ले लिया, उस पे एक कील आप देखते हैं बीच में,
और हमने एक फोर्स लगाए F, और ये फोर्स लगाए तो ये रोटेट करेगा या नहीं ये बताना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपने डायरेक्शन फील कर लिए। आप यहां बताओ कि आपने जो है यदि ऐसे ही दो फोर्स लगा दिए तो नेट फोर्स कितना आपने अप्लाई किया, 0 F नेट। अरे डायरेक्शन देखो ना वेक्टर यार, एक ऊपर है F और एक नीचे की तरफ है F। गाल पे दोनों तरफ से चाटा लगाऊंगा तो नेट फोर्स जो कहेंगे उसको तो 0 कहेंगे ना। एक वेक्टर लेफ्ट से राइट ले जाना चाहेगा मुंडी को और दूसरा राइट से लेफ्ट ले जाना चाहेगा, मुंडी कहीं नहीं जाएगी। मैं टॉर्क की बात नहीं कर रहा बालक, तुम लोग दुखी हो रहे हो। किसकी बात कर रहा हूं देखो ध्यान से, फोर्स एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो नेट कितना हो गया, एफ नेट 0 हो गया। टॉर्क नेट के बारे में बाद में देख रहा हूं कि क्या अब यहां पर यदि कील हो तो क्या ये ऐसे ही रहेगा या घूमने लगेगा, और इवन कील नहीं भी हो तो क्या ये ऐसे ही रहेगा या घूमने लगेगा, तो घूमने लगेगा। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे घुमाना चाहता है और ये ऐसे। तो यहाँ पर ये तो एटलीस्ट कह ही सकता हूं ना कि नेट टॉर्क नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ एक कंसेप्ट देख रहे हैं कि यहाँ क्या कंसेप्ट देख रहे हैं, सर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आप म्यूट। एफ नेट 0 does not implies does not imply या does not prove torque नेट टॉर्क 0। मतलब आपने क्या देखा, टॉर्क और फोर्स अलग भी है, वो यहां देखो नेट फोर्स तो 0 दिख रहा है। क्यों, क्योंकि एक अप है एक डाउन है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि ये घूम रहा है। फोर्स लगाओ घूमना शुरू कर दिया, फोर्स लगाओ ऐसे ये रॉड जो है ओके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगी, तो एंगुलर वेलोसिटी बदलना तय कर देता है। यहाँ टॉर्क है वो नॉन जीरो है, पहले रुका हुआ है घूमने लगा, इसका मतलब टॉर्क आया है। टॉर्क का काम है रुके ऑब्जेक्ट को घुमाने लगना, घूमते ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाना या घटाना, टॉर्क का ये काम। तो आपने एक लाइन देखा कि ट्रांसलेशन का जो रोल है क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का रोल, वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, या तो मैग्नीट्यूड बदलेगा या डायरेक्शन बदलेगा। टॉर्क क्या करेगा, रोटेशन में या तो एंगुलर वेलोसिटी बदलेगा या एंगुलर वेलोसिटी का रुका हुआ है कोई ऑब्जेक्ट तो चलाने लगेगा घुमाने लगेगा, टॉर्क का यही काम है। और दोनों के न्यूमेरिक वैल्यू में एक डिफरेंस है, नेट फोर्स सिस्टम इस रॉड पे 0 दिख रहा है दूसरे वाले केस में, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है क्योंकि घूमने लगा रॉड। घूमेगा या नहीं प्रैक्टिकली सोच लो, एक का घुमाने का तरीका है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे का भी घुमाने का टेंडेंसी है एंटी क्लॉकवाइज। तो चूंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के दुश्मन थोड़े ना हुए, दोस्त हो गए। हाँ बोलो। हाँ तो क्योंकि फोर्स थोड़े ना है घुमाने वाला एलिमेंट, घुमाने वाला एलिमेंट तो है टॉर्क। तो यही अंतर समझा रहा हूं कि रोल तो दोनों के सेम है,
लेकिन फोर्स जीरो होना ये नहीं है कि टॉर्क जीरो, क्योंकि टॉर्क अलग एक कोई क्वांटिटी है फोर्स से अलग। और ये सोचो ना, फोर्स से अलग है तभी तो ऐसा होता है। एक रॉड है और आपने ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या ये रॉड घूमेगा? तो टॉर्क फोर्स तो है, फोर्स नॉन जीरो, लेकिन टॉर्क क्या दिख रहा है? टॉर्क जीरो दिख रहा है। तो फोर्स से टॉर्क बनेगा ये तो पक्की बात है, लेकिन फोर्स जीरो होना ये नहीं तय करेगा कि टॉर्क जीरो है, या टॉर्क जीरो होना ये नहीं तय करेगा कि फोर्स जीरो है। ये इंपॉर्टेंट, दोनों इस हिसाब से अलग अलग है। अब टॉर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस पे सोचते हैं। तो सोचो कि ये एक रॉड है, इस रॉड पे मैंने एक बार यहां फोर्स लगाया, इस रॉड पे हमने एक बार यहां फोर्स लगाया, इस रॉड पे हमने एक बार यहां फोर्स लगाया, इस रॉड पे हमने एक बार यहां फोर्स लगाया। अब बता दो, क्या हर एक केस में एक जैसा रोटेशन का टेंडेंसी आएगा? नो सर। तो No, यदि यहाँ पे हम देखते हैं टाउ वन, यहाँ देख रहे हैं टाउ टू, यहाँ देख रहे हैं टाउ थ्री, यहाँ देखने की कोशिश करते हैं टाउ फोर, तो क्या लगता है कौन सबसे आसानी से घुमा देगा? टाउ वन। तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, टाउ टू उससे कम होना चाहिए, टाउ थ्री उससे कम होना चाहिए, टाउ फोर उससे कम होना चाहिए, जो कि जीरो, क्योंकि घुमा रहा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क जो आ रहा है ये डिपेंड कर रहा है फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, वो डिस्टेंस ज्यादा है तो ताकत ज्यादा मिली घुमाने की, यदि डिस्टेंस कम है तो ताकत कम मिली घुमाने की। अब इसमें थोड़ा सा सुधार और करके देखते हैं। आपने एक बार ऐसे फोर्स लगते देखा, एक बार ऐसे फोर्स लगते देखा, एक बार ऐसे फोर्स लगते देखा, और एक बार ऐसे फोर्स लगते देखा। पहले वाले केस में घूमेगा या नहीं? yes, sir. दूसरे वाले में, तीसरे वाले में नहीं घूमेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री डैश, इसमें आपको क्या लगता है कौन ज्यादा तेजी से घुमाएगा? टाउ वन डैश इज ग्रेटर देन टाउ टू डैश इज ग्रेटर देन टाउ थ्री डैश, जो कि जीरो है, नहीं घुमा रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं केवल कितने डिस्टेंस पे है से काम नहीं चलेगा, वो डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं कुछ रोल प्ले कर रहा होगा, डायरेक्शन कुछ रोल प्ले कर रहा होगा। इसको भी हमने देखा कि केवल डिस्टेंस लेकर हम चल रहे थे, तो यहाँ तो डिस्टेंस फिक्स ही था, लेकिन कहीं ना कहीं तो लफड़ा है, अंतर आ रहा है टॉर्क में। पहले वाले चित्र में दिख रहा था अधिक घूमेगा तेजी से, दूसरे में कम और तीसरे में जीरो, नहीं घूम रहा है। तो हम देखना चाहते हैं कि रॉड को यदि घुमाना है दूसरे वाले केस के बेसिस पे हमने ये भी सोचा
कि डायरेक्शन का भी कोई रोल तो रखना पड़ेगा अपने को। बिना डायरेक्शन के रोल को रखे काम बन नहीं रहा है, कुछ थोड़ा सा डायरेक्शन को देखें। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर, लिख लिया यहाँ तक। ओके, अब यहां मुझे बताओ कि हमने ये देखा वो पॉइंट पे ये हिंज है या कील है, जिसके अबाउट रॉड रोटेट करने को फ्री है, और ये ए पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पे हमने देखा फोर्स लगाया गया है। तो ए पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ए इज एप्लीकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। आप सोचो, ए पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया और इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो उस पॉइंट को हम कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और ये क्या है? ये है रॉड। और वो के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री, रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट ओ पे जो कील है उसके अबाउट ये घूमने के लिए फ्री है रॉड। इस कील को हिंज कह देते हैं जनरली। और अब मुझे ये बताइए कि आपने पोजीशन वेक्टर का नाम तो सुना ही है। क्या ये आपको जहां जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिख गया या नहीं? तो आपको वो पोजीशन वेक्टर दिखा कील के रेस्पेक्ट में जहां हमने फोर्स लगाया, और कितना फोर्स लगाया? वो एफ लगाया। और आप अब टॉर्क के बारे में सोचना चाहते हैं कि ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करवाने की जिम्मेदारी आती है टॉर्क के ऊपर। तो फोर्स का काम है लीनियर वेलोसिटी देना। स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल चल रहा हो तो उसके वेलोसिटी को बढ़ाना घटाना, ये सब। यदि कोई पंखा घूम रहा है तो उसके ओमेगा को बढ़ाना घटाना, उसके घूमने के स्पीड को, एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाना घटाना, ये जिम्मेदारी है टॉर्क की। अब ये रॉड रोटेट करेगा तो आप मुझे ये बताइए कि यहां एंगल है थीटा, तो क्या आपको एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा दिखा? घुमाने का काम कौन करेगा? एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा तो घुमा ही नहीं पाएगा। तो हमारे पास जो टॉर्क लिखने का टेक्निक था, हमने क्या देखा? फोर्स और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एफ कॉस थीटा वाले का तो लफड़ा ही खत्म, क्योंकि वो जो दिख रहा है उससे तो घूमने का कोई काम हो नहीं रहा। तो एफ साइन थीटा के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दिया? आर को। और ये घुमाना कैसे दिख रहा है? क्लॉकवाइज। तो जो डिफिनीशन दिया गया है वो ऐसे लिखा गया है, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट ओ या ओरिजिन इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ।
ये टॉर्क जो है सिंबल टाउ, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फिर आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of the force F with respect to point O. O के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो भी होगा फोर्स F का, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। हाँ, क्योंकि वेक्टर में आप ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन देखते हैं, बी क्रॉस ए का उसके अपोजिट हो जाएगा। तो यही होगा, इसको जस्टिफाई कैसे करें, इसका भी तो कोई लॉजिक हो। तो आप मुझे ये बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट देखने के लिए दो वेक्टर के पूंछ को एक जगह रखते थे, याद आया? ये आर वेक्टर हो गया और ये एफ वेक्टर हो गया, ये उनके बीच का एंगल थीटा हो गया। अब बताओ आर क्रॉस एफ कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आर को एफ की तरफ घुमाओगे ना, आर क्रॉस एफ, और हमें दिख कैसा रहा है घूमते? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक्सिस के लॉन्ग आउटवर्ड द प्लेन। तो एंगुलर वेलोसिटी को जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन को डायरेक्शन दिया, एक्सियल वेक्टर्स का, एक्सिस के लॉन्ग, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग, इस टॉर्क को भी एक्सियल वेक्टर कहेंगे, एक्सिस के लॉन्ग। और आंखों से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज यदि घूम रहा है तो एक्सिस के लॉन्ग आउटवर्ड, और यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक्सिस के लॉन्ग इनवर्ड। एक्सिस के लॉन्ग, यदि यहाँ एक्स वाई जेड प्लेन होता तो ये जेड यदि ऊपर लेते तो टॉर्क का जो हम डायरेक्शन देखते वो के कैप आता आउटवर्ड, और यदि घुमा रहा है तो टेंडेंसी, घुमाने की टेंडेंसी के हिसाब से टॉर्क का डायरेक्शन बोलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज के घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या तो प्लेन के लिए बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठंडा लग रहा हो तो बंद कर देना एसी। ओहो, वॉक कर लो, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर तुम्हारा उस दरवाजे के रेस्पेक्ट में कैसे डिस्क्राइब होगा? दरवाजे से एक लाठी लगा दो तुम तक, उसमें एरो डाल दो, वो हो गया पोजीशन वेक्टर। तो तुमने रॉड को घुमाना चाहा तो रॉड का किस पॉइंट के अबाउट घुमाना चाहा? वो पॉइंट के अबाउट। तो वो पॉइंट से जहां पर फोर्स लगा ए पॉइंट, उसके बीच में जो वेक्टर बनेगा वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा ए का, वो के रेस्पेक्ट में। पता है पोजीशन वेक्टर का मतलब? पोजीशन तक जाओ, किस वेक्टर से होके कि पहुंच जाओ ये तक, वो से, तो वो वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है का। तो आर क्या है? जहां फोर्स लगेगा ना उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, किसके रेस्पेक्ट में? जिसके रेस्पेक्ट में आप घुमा रहे हो ऑब्जेक्ट को, जिसके रेस्पेक्ट में आप टॉर्क ढूंढ रहे हो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला। ये बात समझ में आई? अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देता हूं। तो हम अब ये याद कर चुके कि टॉर्क का जब वैल्यू लिखूंगा वेक्टर के नोटेशन के फॉर्म में तो लिखूंगा आर क्रॉस एफ, और क्रॉस प्रोडक्ट का आपको डिफिनीशन पता है। आर क्रॉस एफ जो होगा उसको लिखा जा सकता है लेंथ ऑफ आर इंटू लेंथ ऑफ एफ इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। जिस प्लेन में आर ऑफ है उसके नॉर्मल के लो, या इससे सिंपली लिख देते हैं आर एफ साइन थीटा एन कैप, या इसे ये भी लिख सकते हैं एफ आर साइन थीटा एन कैप। लेकिन ध्यान ये रखना कि जब ये स्केलर है तब आर एफ लिखें या एफ आर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वेक्टर है तो वेक्टर में आर क्रॉस एफ ही लिखोगे तभी वो जस्टिफाई होगा। इसका डायरेक्शन भी, मतलब डिफिनीशन जब बोलोगे, डिफिनीशन किसका? डिफिनीशन टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट। तो कैसे डिफाइन किया गया है? टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। जहां आर होगा उस पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क दे रहे हो से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर प्रोडक्ट में
ये डिफाइन किया गया है टॉर्क अबाउट ए पॉइंट आर क्रॉस एफ, क्योंकि आर जो है पोजीशन वेक्टर है तो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ना होगा, तो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आर आप पोजीशन वेक्टर देख रहे हो उसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये टॉर्क देगा। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यदि हम और देख रहे हैं आर और एफ का, तो उसमें आई कैप जे कैप के कैप होगा। यदि हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में टॉर्क निकाल रहे हैं, यदि हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में टॉर्क निकाल रहे हैं और हमारे पास आ गया टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप, तो ये तो हो गया ओरिजिन के रेस्पेक्ट में टॉर्क। किसके रेस्पेक्ट में टॉर्क? अब यदि कोई पूछे कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में टॉर्क कितना, ये बताओ, टाउ एक्स। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में टॉर्क कितना, टाउ वाई, जे वाला टुकड़ा। और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में टॉर्क कितना। तो आपने यहां ये सोचना सीखा कि जैसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क हो सकता है, वैसे एक्सिस के अबाउट भी टॉर्क बोला जा सकता है। ये बात समझ में आई कि पॉइंट के अबाउट टॉर्क, और यदि पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमने देखा और केवल के कैप आया, तो इसका मतलब केवल जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क है, एक्स और वाई वाले जीरो है, नहीं है। वो जो टॉर्क एक्सियल आया वो एक्सिस ही केवल जेड एक्सिस है, उसी के अबाउट वो टॉर्क आया, और किसी डायरेक्शन में टॉर्क के वहां नहीं है वैल्यू। जैसे दरवाजा, घर के दरवाजे को रोटेट करोगे तो उसके घुमाने पर वर्टिकल लाइन के ही तो अबाउट वो घूम रहा है। और कोई पूछे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट टॉर्क बताओ, भाई हॉरिजॉन्टल के अबाउट तो वो घूम ही नहीं रहा, तो काहे का टॉर्क। फिर भी जबरदस्ती तुम कैलकुलेट करोगे तो सारी मैथमेटिक्स लगा के वो आई कैप वाला जीरो, हॉरिजॉन्टल वाला जीरो आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल में यदि वाई भी है तो वो भी जीरो आएगा, केवल बचेगा कौन सा, जेड वाला। तो आप इस बात पे गौर करो कि यदि कभी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन दिख रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन आंखों के सामने में फिक्स्ड दिख रहा है, तो जो टॉर्क आएगा उस एक्सिस के अबाउट ही सोचोगे आप, तो काम का है, क्योंकि उसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, बाकी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो ही नहीं रहा है। तो उस एक्सिस के अलावा उसके परपेंडिकुलर जो दो एक्सिस होंगे उनके अबाउट टॉर्क जीरो ही कहलाएगा, क्योंकि घूम ही नहीं रहा, तो काहे का टॉर्क। तो दरवाजे का टॉर्क फिक्स्ड एक्सिस दिखा, वो चौखट जिसमें वो जुड़ा हुआ है क्लैंप के साथ, उस एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकल या तो अप होगा या डाउन। हाथ के राइट हैंड के फिंगर्स को देखना, दरवाजे की तरफ खोलना मोड़ना, यदि मोड़ते हो और थंब ऊपर है तो दरवाजा यदि खुल रहा था और थंब ऊपर है तो इसका मतलब वो ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन लिया जाएगा। और यदि दरवाजा बंद होगा तो थंब को आपको नीचे ही रखना पड़ेगा, तभी आप बंद होता दिखाओगे, पैरेलल टू द एक्सिस। यदि आपने ऊपर रखा और अपने हाथ के फिंगर को दरवाजे की तरफ बंद किया तो फिर हो गया, मूव और रिलैक्स ढूंढते रहोगे। दूसरे का हाथ हो तो मोड़ दो, कोई नहीं यार अपना हाथ है तो कैसे मोड़ोगे अपोजिट। तो वो आपको थंब नीचे करके ही दरवाजे के बंद होते टाइम आप देखोगे वो एक्सेस। सर मेरे दरवाजा थोड़ा दूसरे टाइप का है, ओ यार यदि दूसरे टाइप का है तो देख लेना, तो उसमें खोलते वक्त यदि दरवाजे का सिरा कोई दूसरा एक्सेस, दो तरफ से हो सकता है ना एक्सेस, या तो लेफ्ट साइड वाले में क्लैंप लगवाओगे या राइट साइड वाले में वो चौखट से जुड़ा होगा, तो एक चौखट से जुड़े होने पे एक खास डायरेक्शन, दूसरे चौखट के डायरेक्शन में जुड़े होने पे दूसरा डायरेक्शन। इस बात पे भी निर्भर करेगा भीतर खोल रहे हो कि बाहर खोल रहे हो, इस पे भी निर्भर करेगा। यूज करना राइट हैंड थंब रूल से एक्सिस के लॉन्ग का एंगुलर वेलोसिटी दिखेगा। इतना मत सर समझाओ कि मैं कंफ्यूज हो जाऊं। तो ध्यान से देखिएगा, टॉर्क अबाउट ओरिजिन यदि हम कहते हैं तो वो हो जाएगा आर क्लॉस एफ, वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर, थैंक यू, ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एफ, और यदि आपको ये पता चल गया टॉर्क आ गया है टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप,
तो ये आई जे के साथ ऐसे लिखते मजा नहीं आएगा। टाउ एक्स एक्स डैश आई कैप, वाई वाई डैश जे कैप, जेड जेड डैश के कैप, ये फील देगा कि एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट रोटेशन, वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट रोटेशन, जेड जेड डैश एक्सिस के अबाउट रोटेशन। तो यहां पर यदि ऐसा आया है, ये ओरिजिन के अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे थे, देन टाउ एक्स एक्स डैश कॉमा टाउ वाई वाई डैश कॉमा एंड टाउ जेड जेड डैश आर torque about x x dash comma y y dash and z z dash axis respectively। x x dash लिखोगे तो एक्सिस का फील आएगा ना, केवल x कहते हैं तो मजा नहीं आता है। मैं सर एक ही बार लिख के खुश हो दूंगा, एक बार भी लिख दोगे तो कोई ज्यादा उससे परेशानी नहीं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें दो पॉइंट आए हैं, एक टॉर्क अबाउट ए पॉइंट और दूसरा टॉर्क अबाउट ए एक्सिस। सर अब हमें लग रहा है कि ये जो चैप्टर है इसको छोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, तो ये लग सकता है। लेकिन ध्यान रखना आगे जब मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा तो वेक्टर के चक्कर में मैं उलझूंगा नहीं। ये 100 में से एक क्वेश्चन में इतनी बातें सोचनी पड़ेंगी, 100 में से एक क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन में इनमें से कुछ नहीं करना। फोर्स इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस से मैं 99 क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें भी ज्यादा कहना चाहूँ तो 99.9 क्वेश्चन बनाऊंगा। 0.1% चांस है कि इतना वेक्टर डिटेल में जाए। 40 साल के हिस्ट्री में एक या दो बार इस डिटेल का नीड दिखा अभी तक। अब यदि दो बार दिखा है तो इतना दुर्भाग्यशाली हम हों कि हमारे टाइम पे भी दिखे। अब उसके लिए सीख लेंगे, उसी की कोशिश करेंगे कि वो भी हम करके हैं, बाकी दुनिया ना करे। लेकिन पहले इसके लिए ज्यादा एफर्ट करेंगे कि 99.9% क्वेश्चन हमारे सही हो जाए, फिर 0.1% के लिए और मेहनत कर लेंगे एक्स्ट्रा। हाँ रहस्य है, रहस्य। अभी देखो फिर से ये रॉड आया और उस पे ये मैंने ओ पॉइंट भी लगा दिए और इस पे मैंने ये फोर्स भी लगा दिए और इनका ये पोजीशन वेक्टर भी मैंने दिखा दिया आपको। अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल बताना मुझे, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा? यही थीटा ना, इन दोनों के बीच का एंगल तो यही थीटा होगा। सर ऐसे कैसे आप कहते हो? अरे दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन कैसे किया गया है? दोनों के पूंछ एक जगह हो, उसके लिए वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो आप। अब मुझे बताओ कि टॉर्क जो हमने लिखा था उस लिखते टाइम पर क्या फोर्स इनटू ये आर क्रॉस एफ हमें याद है? तो याद है, उनका यूज किए। लेकिन सर आपने कहा कि वेक्टर से मुझे बचाओगे, तो वेक्टर से बचाने के लिए मैंने आपको कहा फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका? तो तुम जिसके अबाउट टॉर्क देख रहे हो वहां बैठ जाओ और फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं, क्या लाइन ऑफ एक्शन। और उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ, मिनिमम जितने लंबाई की हाथ चाहिए कि उसे पकड़ सके लाइन ऑफ एक्शन को, वो कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां चेक करिए कि हम यदि लाइन ऑफ एक्शन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाएंगे ओ से, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है उसका वैल्यू बताइए तो कितना है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? तो उधर थीटा है तो इधर थीटा आया, ये लेंथ आर दिख रहा है यहां से यहां, क्या यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या आर साइन थीटा लिख दूं? तो टॉर्क के लिए क्या आ गया? एफ इंटू आर साइन थीटा।
और आपने डिफिनीशन क्या याद किया हुआ था? टॉर्क अबाउट ओ आपने याद किया था आर क्रॉस एफ, और वो कितना हो गया था? आर एफ साइन थीटा। अरे ये तो वही आ गया। अरे आ गया या नहीं आ गया? या तो वेक्टर वेक्टर खेलो या थोड़ा हाथ ही बड़ा कर लो और इन पे बैठ जाओ जिस के अबाउट टॉर्क चाहिए, और हाथ से बढ़ा के उस एप्लीकेशन जो है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन, उसे पकड़ लो। यदि लाइन ऑफ एप्लीकेशन समझने में भी कष्ट हो, ऐसा होता है कई बार कि हम लाइन ऑफ एप्लीकेशन सर नहीं सीखेंगे, अब बताओ कि मेरे हिसाब से मैं टॉर्क कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो एक काम करो, जब फोर्स तुम्हें दिख ही गया, फोर्स तुम्हें दिख ही गया, थीटा दिख ही गया, तो फोर्स के टुकड़े टुकड़े कर दो, कंपोनेंट। और अब मुझे बताओ किस फोर्स के कारण, किस टुकड़े के कारण रोटेशन की टेंडेंसी है? तो साइन थीटा। तो अब उससे देखो ना, शॉर्टेज डिस्टेंस आंखों से सीधे प्रकट हो जाए, आर। तो क्या लिख दोगे टॉर्क अबाउट ओ? एफ साइन थीटा इंटू आर। तब भी वहीं पहुंच गए, तब भी वहीं पहुंच गए आर क्रॉस एफ वाले पे। और आंखों से दिखेगा डायरेक्शन। तो क्यों क्लॉक और एंटी क्लॉक, मतलब क्यों उलझना वेक्टर में यार? आंखों से दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो डायरेक्शन बड़ा मन कर रहे लिखने का, तो लिख देना ना एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि तो स्क्रीन पे है, स्क्रीन का एक पेज है, आंखों से देख रहे हो, यहाँ घड़ी भी रख सकते हैं, घड़ी के सुई के अपोजिट घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज यदि दाएं हाथ से घुमाओगे फिंगर्स को तो थंब ऊपर आएगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे दाएं हाथ के फिंगर्स को तो थंब नीचे आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मींस एक्सियली अपवर्ड, क्लॉकवाइज मींस एक्सियली डाउनवर्ड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक। तो टॉर्क के लिए कैलकुलेट करते वक्त अपने पास कई रास्ते हुए, या तो हम खूब वेक्टर अप्लाई करें या वेक्टर कभी अप्लाई ना करें। तो मैं उस ग्रुप में हूं जो वेक्टर बहुत आवश्यकता होता है तो टच करता हूं, वरना ऐसे काम निकाल लेता हूं जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब बारी आती है, तो ये दोनों चित्र आप, तो पहला ये चित्र तो आपके कॉपी पे ऑलरेडी है ना? ये पिछला वाला चित्र अपने कॉपी पे बना लो, ये चित्र कॉपी पे बना लो। अब आगे यूज करें इसे, यूज दिस आइडिया, फोर्स इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस। और घुमाने की टेंडेंसी आंखों से देख ले, और एंटी क्लॉकवाइज सामने डायरेक्शन लिख दें यदि डायरेक्शन लिखना चाहे। एफ के दो कंपोनेंट हो गए, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। यहाँ
you may use this concept also to find torque about what. यहाँ पर हमने शॉर्टेज डिस्टेंस के चक्कर में उस तरह से नहीं गए कि लाइन ऑफ एप्लीकेशन देखें। शॉर्टेज डिस्टेंस यूज यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन अलग स्टाइल। फोर्स के पहले दो टुकड़े किए और उसमें से जिस टुकड़े ने घुमाने की टेंडेंसी दिखाई उसका शॉर्टेज डिस्टेंस ले लिया। तो आप इस तरह से भी इसे सोच सकते हो। अच्छा ये बताओ, यदि रॉड ऐसे है और इस दोनों किनारे पे ऐसे फोर्स लगाओगे तो क्या ये रोटेट करेगा या नहीं रोटेट करेगा? क्यों नहीं रोटेट करेगा? सब नहीं करेगा, क्योंकि ये टॉर्क 1 देखो F इंटू L/2 और टॉर्क 2 देखो ये कितना हुआ F इंटू L/2। तो टॉर्क नेट कितना हो गया F इंटू L/2। यदि एक को प्लस मानोगे तो F इंटू L/2 एक को माइनस मानना पड़ेगा। क्लॉकवाइज को यदि प्लस माना, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस माना तो क्लॉकवाइज को माइनस, ये 0 आ गया। तो ये नहीं घूमेगा। लेकिन फोर्स नेट 0 नहीं है, F नेट दिख रहा है F प्लस F दैट इज 2F। लेकिन टॉर्क नेट जो क्या हो गया 0। ये F और F का जो वैल्यू दिख रहा है केवल इन्हीं दोनों F का, वो 0 नहीं है। आप यदि टॉर्क को इस नजरिए से देखें तो उम्मीद है मुझे कि टॉर्क आपको टेंशन नहीं देगा, दुखी नहीं करेगा, आप खुश रहेंगे। यहां मुझे बताइए, एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं L/2 डिस्टेंस पे, लेकिन दूसरा फोर्स ऐसे लगा रहे हैं ये L/4 डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से भी L/4 हो गया। तो बताइए घूमेगा या नहीं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ताकतवर टॉर्क कौन दिख रहा है दोनों में? तो ये दिख रहा है F इंटू L/2 और दूसरा दिख रहा है F इंटू L/4। तो हम क्या देखेंगे टॉर्क नेट? F/L/2 माइनस F/L/4, ये हो गया F/L/4 और डायरेक्शन बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये प्रैक्टिकली आपको दिखेगा। और यहाँ ये डिस्टेंस जहां कम हो गया ना, उसका जो टॉर्क जनरेट हुआ वो कम ताकतवर हुआ। तो जो दूर लगा रहे थे फोर्स वो जीत गया। तो जीत गया तो टॉर्क मतलब ये घूमना शुरू कर देगा। दोनों चित्र बना लो, ये दोनों चित्र बना लें, पहला भी दूसरा भी। तो पेज चेंज करूं? मुझे ये बताइए कि एक तो ये फोर्स लग रहा है और एक ये फोर्स लग रहा है। तो ये
नेट टॉर्क कितना होगा? नेट टॉर्क यहाँ कितना होगा ये बताइए, कैसे पता करें? 0। तो ये घुमाने का जो काम करेगा f sin 30 और f cos 30 में, ये f/2, ये ऐसे जो घुमाएगा ये f/2 इंटू l/2, f/4, fl/4। और दूसरे वाले के फोर्स के बारे में सोच के देखिए, एक फोर्स आप यहाँ लगा रहे थे f l/4 पे, ये कैसे घुमाने की सोच रहा है? ऐसे f इंटू l/4, दोनों में कौन बड़ा दिख रहा है? f/2 l/2 माइनस f l/4, ये तो हो गया 0। इसका मतलब ये घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा। पेज चेंज करो। मुझे ये बताइए कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये थीटा है 30 डिग्री, और यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन पर आपने m मास का एक क्यूबिकल ब्लॉक रखा। ये रफ सरफेस है, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या रफ सरफेस है, बस ऐसे ही। और ये क्यूबिकल ब्लॉक जो दिख रहा है एट रेस्ट, क्यूबिकल ब्लॉक के लेंथ विड्थ हाइट दिया गया है L, साइड लेंथ L। आपको बताना है इस एग्जांपल में कि नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एप्लीकेशन कौन सा होगा। ये 1, ये 2, ये 3। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन का पॉसिबल लाइन ऑफ एक्शन 1, 2, 3 में कौन सा लाइन होगा। 1। फाइंड आउट पॉसिबल लाइन ऑफ एक्शन in 1, 2 and 3 for the normal reaction and acting on cube by the inclined plane. Find out possible line of action. तो हमारी आदत है, आज तक जब भी हमने क्वेश्चन बनाए तो mg कहां से आता दिखाते थे? सेंटर ऑफ मास से।
कहां से आता दिखाते थे? सेंटर ऑफ मास से। और यदि नॉर्मल रिएक्शन दिखाते थे तो वो भी आदत है अपनी सेंटर ऑफ मास से। और फ्रिक्शन भी दिखाते थे तो जहां मर्जी वहां दिखा देते थे सेंटर ऑफ मास से। तो ट्रांसलेशनल मोशन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या? अच्छा, जनरेटर पे होगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। ट्रांसलेशनल मोशन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है इस बात पे उसके इक्वेशन डिपेंड नहीं करता है। तो आप क्या करते थे? mg यहाँ पर, नॉर्मल यहाँ पर, फ्रिक्शन यहाँ पर दिखा देते थे, कोई गड़बड़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की चर्चा ही नहीं करते थे ट्रांसलेशन, सारे फोर्स सेंटर पे। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं अब रोटेशन पढ़ने के बाद इस टॉपिक के बारे में, तो ध्यान से देखिए फ्रिक्शन स्टैटिक कहां आया होगा? कांटेक्ट सरफेस पे। mg sin थीटा, mg cos थीटा, ये तो फिक्स है। और अब मुझे बताइए, यदि आपने जो जिनके बारे में आप जानते थे सेंटर ऑफ मास पे आपने दिखा दिया mg cos थीटा, mg sin थीटा, और फ्रिक्शन कहां पर ले लिया? फ्रिक्शन ले लिया कांटेक्ट सरफेस पे ऊपर। तो बताइए सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या सबके जीरो है? अपने अपने कॉपी पे चेक करो, डायग्राम बना लिया है mg sin थीटा, mg cos थीटा। अब बताइए मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना? सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना? क्या जीरो? इतने फोर्सेस का तो जीरो नहीं दिख रहा, इतने फोर्सेस का तो जीरो नहीं दिख रहा। अच्छा, किधर रोटेशन की टेंडेंसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यदि यहां देखें तो एक डायग्राम अगले पेज पे मैं फिर देता हूं आपके सामने। ये हुआ ब्लॉक, ये इंक्लाइन प्लेन, यहां सेंटर ऑफ मास, ये लेंथ l/2, आपने mg के टुकड़े किए, सेंटर से ही दिखेगा ये जाता हुआ। mg का एप्लीकेशन पॉइंट सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। mg sin थीटा, mg cos थीटा। और आपने फ्रिक्शन को कहां दिखाना था? कांटेक्ट पॉइंट पे ही तो आया होगा। और चूंकि ये रेस्ट पे है तो स्टैटिक। fs किसके बराबर कह देंगे? fs कह देंगे mg sin थीटा। और आपको पता है कि नॉर्मल होता है mg cos थीटा। लेकिन लफड़ा कहां फंस रहा है कि नॉर्मल होगा कहां, ये ढूंढ रहे हैं आप। तो g के अबाउट फ्रिक्शन कैसे घुमाना चाहेगा? g के अबाउट फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर ब्लॉक है और यहाँ फोर्स लगाओ तो ये कैसे घूमेगा? यहाँ कील है, यदि यहाँ फोर्स लगाओगे तो घूमेगा कैसे? क्या ऐसे नहीं घूमेगा? तो उसे फील करो और वापस आओ। यदि ये टॉर्क आपको दिख रहा है फ्रिक्शन का, तो रेस्ट होने के कारण जैसे आप बोलते हो F नेट जीरो आज से, वैसे ही बोलो टॉर्क नेट जीरो।
क्या mg sin थीटा का टॉर्क बना? नहीं। क्या mg cos थीटा का g के अबाउट टॉर्क बना? नहीं। तो g के अबाउट फ्रिक्शन का केवल टॉर्क दिख रहा है, तो अकेले तो वो जीरो हो ही नहीं सकता। और यदि नॉर्मल यहां से चला जाए तो नॉर्मल का भी टॉर्क नहीं होगा, उसको बचाएगा कौन? रोटेट करने से कोई ना कोई तो है जो बचा रहा है। तो नॉर्मल को कहां होना चाहिए? नॉर्मल को होना चाहिए 1 वाले पोजीशन पे। जिससे क्या हो जाएगा कि ये नॉर्मल का टॉर्क इसे काउंटर कर देगा और तभी ये रेस्ट पे आएगा। तो आप आज अचानक देख रहे हैं कि नॉर्मल को सेंटर से नहीं जाने देंगे। आप कहां से जाने देंगे? उससे नीचे। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई ये भी तो बता दो कितने डिस्टेंस पे होगा ये। सेंटर के ऊपर होगा तो कैसे घुमाएगा? सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो फ्रिक्शन के साथ जुड़ के घुमाने नहीं लगेगा। सर ये भी रोकने के लिए क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर करने के लिए क्लॉकवाइज। ये तभी होगा जब इधर आए। हाँ बोलो। L/2 पर ही होगा। हाँ फिर से बोलो ऑनलाइन बच्चा। L/2 डिस्टेंस पर ही होगा। हाँ इसके बारे में विचार करते हैं, ऐसे ही थोड़े ना चलेगा काम। अब मुझे बताओ कि टॉर्क नेट जीरो क्या दिखने लगा? इसका मतलब है टॉर्क फ्रिक्शन का और टॉर्क नॉर्मल का एक जैसा होना चाहिए। इसका मतलब है फ्रिक्शन हो गया Fs इंटू L/2 इक्वल्स टू N इंटू डी। डी डिस्टेंस है। यदि mg sin थीटा इंटू L/2 इक्वल्स टू mg cos थीटा इंटू डी। mg दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो डी किसके बराबर हो गया? L/2 tan थीटा। अब बताओ मुझे tan थीटा कितना दिया गया है? 30 डिग्री। tan 30 हो जाता है 1/√3 यदि थीटा 30 डिग्री दिया गया हो तो। और यदि 45 देगा तो वही हो जाएगा tan 45 1 होके L/2। अदरवाइज ये वैल्यू ऐसे निकलेगा कि कितने डिस्टेंस पे वो गुजरेगा नॉर्मल वाली लाइन, वो भी आप बता सकते हो। तो आपको ये क्वेश्चन पसंद तो आ रहा होगा कि बिना टॉर्क पर है, बिना टॉर्क के बारे में सोचे, बिना टॉर्क वाला इक्विलिब्रियम सोचे। इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे काम करेंगे? यदि कुछ घूम नहीं रहा ऑब्जेक्ट तो उस पर नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, और वो तब हम देख पाएंगे जब फोर्स का एप्लीकेशन पता हो। तो याद रखो आज से आगे के लिए mg का एप्लीकेशन पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में सेंटर ऑफ मास होता है। सर मतलब कभी अलग भी होगा? सोचे क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता होगा? बेस से L/2 पर L लाइट का सेट है, इसलिए L/2। अरे गजब, फ्रिक्शन कहाँ पे है? सरफेस पे नहीं है, तो सरफेस का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा क्यूब पे? शॉर्टेज डिस्टेंस L/2, इसलिए लिखा है mg Fs इंटू L/2। और सर पूछो मुझसे Fs mg sin थीटा सर क्यों लिख दिया? तो वो तो कैलकुलेटेड है अपने पास पहले से। तो आपने देखा कि टॉर्क यदि हम सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहली बार किताबों में चर्चा में आया जब IIT ने इसे पूछ दिया। ठीक है, उससे पहले ये किसी किताब में चर्चा में नहीं था। तब इस तरह के तो बहुत से क्वेश्चन घूमने लगे इधर उधर। अब आपके मन में ये विचार भी आ सकता है कि सर यदि मैं टॉर्क को देखूं और समझने लगूं तो उसका यूज कहाँ करूंगा? एक यूज तो यही देखा आपने, टॉर्क नेट जीरो किया, आपको पता चल गया कितने डिस्टेंस पे नॉर्मल लगेगा। उससे पहले बिना टॉर्क के डिफिनीशन के, टॉर्क के कैलकुलेशन के, आपने ये पता कर लिया कि यहाँ नॉर्मल कहाँ से जाएगा, किधर जाएगा, कौन सा होना चाहिए पॉसिबल डायरेक्शन 1 2 3 में। ये सोचो कि यदि एक स्फीयर हो और ये एक दीवार,
दीवार पे, वॉल पे एक कील, और कील से इस टॉप को आपने बांधा है एक धागे से, और ये हो गया बॉल, ये हो गया mg। अब मुझे ये बता दो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं आर, यहां नॉर्मल भी दिखने लगा आपको, ये धागे में टेंशन दिखने लगा, मास m दे ही दिया, और हो सकता है यहाँ फ्रिक्शन भी हो, वो टच कर रहा है दीवार को। आपको इस में बताना केवल इतना सा है, E कितना होगा, N कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा, बस इतनी से जानकारी चाहिए। ये जो वॉल है उसके ऊपर रफ भी लिख दो, थोड़ा और मजा आएगा, तभी तो ये फ्रिक्शन के बारे में सोचना शुरू किया। सर केवल टच करेगा तो फ्रिक्शन भी आ सकता है, आ तो सकता है। सर ऊपर की तरफ होगा, ये किसने बताया आपको? मुझे लगा mg नीचे ले जाना चाहेगा तो ऊपर होगा। सर आपको लगा और आपने मान लिया, अरे यार कैलकुलेट करके देख लेंगे, नेगेटिव आ गया तो बदल लेंगे डायरेक्शन, कौन रोकेगा मुझे। लेकिन अभी कुछ तो मान लें, टेंजेंट के लोग ऊपर या नीचे कहीं भी। तो आपके मन में विचार आ रहे होंगे, यहाँ एंगल भी दे दिया यार, उसको भी देख लेना, ये थीटा दिया गया है 30 डिग्री, या थीटा ही रहने दो, धागे का लेंथ भी दे दो और थोड़ा सा आराम हो जाए, या धागे के लेंथ का काम पड़ेगा नहीं, आई थिंक सो, धागे के लेंथ का काम पड़ेगा नहीं। अब मुझे ये बताओ, ये सारे वैल्यूज पूछ तो रहा है ना, 3 इक्वेशन तो चाहिए, 2 इक्वेशन तो मुझे पता है, कौन से 2 इक्वेशन सर आपको पता है वही बता दो, बाकी मैं ढूंढ लूंगा। आइडिया तो अच्छे हैं तुम्हारे, लेकिन वो 2 इक्वेशन तुम्हें दुखी करने वाले हैं। क्यों? ये जब हम ऊपर लेते हैं तो टी के हम कंपोनेंट बना सकते हैं, एकदम सर के ऊपर बंधा हुआ है, ध्यान रखना, सर के ऊपर बंधा हुआ है। तो टी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। तो आपके दिमाग में आया FY0, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप एक मिक्स कर गए, टी कॉस थीटा प्लस F इक्वल्स टू mg, और एक आएगा FX0 N इक्वल्स टू टी साइन थीटा। लेकिन पंगा कहाँ आया? पंगा आ गया, सारे अननोन यहाँ कबड्डी खेल रहे हैं, टी एन के साथ, एन टी के साथ, एफ के साथ। तो अब आप जानते हैं टॉर्क जीरो। सर टॉर्क जीरो से क्या कर लेंगे आप? ऐसा यहाँ देखो, ये पी पॉइंट मान लिया मैंने, या ए और बी कह सकते हैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये कह दिया जी वाला पॉइंट और ये कह दिया ए वाला पॉइंट। टॉर्क अबाउट ए क्या कर दें? 0, रेस्ट पे है। जब 40 बोल सकते हो तो टॉर्क 0 आज से बोलना सीख लो, रेस्ट पे है तो टॉर्क 0। ए से कौन कौन गुजर रहा है बोलो? फ्रिक्शन और नॉर्मल, इन दोनों के तो 0 हो गए, बचा कौन? टेंशन, mg। तो टेंशन और mg गुजर रहा है, तो टेंशन कौन सा? टी साइन थीटा इंटू आर प्लस टी कॉस थीटा इंटू आर, ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो, mg इंटू आर। रहस्य है, ये डिस्क है और इस डिस्क को तुम देख रहे हो इधर खींचा गया टी कॉस थीटा से, कैसे घूमेगा इस ये पॉइंट के बाद? ऐसे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दिख रहा है? और ये ऐसे खींचा गया टी साइन थीटा से, कैसे घूमेगा? इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दिख रहा है? और mg ऐसे लग रहा है, वो कैसे घुमाएगा? ठीक ना? ये पॉइंट के बाद ए पे कील है, मन ही इमेजिन किया, तो आपने क्या क्या लिखा? टी कॉस थीटा इंटू आर, टी साइन थीटा इंटू आर, ये किसके बराबर?
mg इंटू आर। इससे क्या निकल के चला आएगा, टी mg अपॉन साइन थीटा प्लस, ले टी निकल आया। और यदि टी निकल आएगा, तुम्हारे नहीं समझ में आया, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ, इस डिस्क पे दुकान से कील खरीद करके लाए और ए पॉइंट पे लगा दिया और यहाँ mg लग रहा है, क्या ये ऐसे टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो टिकाने के लिए रस्सी बांधना पड़ा ना ऊपर आसमान में, तो रस्सी के दो खींचने वाला काम कर रहा है, टी कॉस थीटा। तो mg का टॉर्क किधर होगा पहले ये बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये के बाद क्लॉकवाइज। तो टी कॉस थीटा का किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये टी साइन थीटा का किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले कितने हो गए, 2, और क्लॉकवाइज वाले कितने? और नेट क्या करना है आपको, तो क्या करोगे, टाउ एंटी क्लॉक और टाउ क्लॉक, इनको क्या कर दो, वाइज बराबर कर दो। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला हो गया टी साइन थीटा, शॉर्टेज डिस्टेंस ढूंढो आर, टी कॉस थीटा शॉर्टेज डिस्टेंस ढूंढो आर, mg इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस ढूंढो आर। तो यहाँ से टी निकल आएगा, क्या ये नहीं समझ में आया, mg अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और टी निकल आएगा तो n निकल आएगा, टी साइन थीटा किसके बराबर था, n के बराबर था। और टी निकल आया तो टी कॉस थीटा प्लस f किसके बराबर था, mg के, तो f निकल आएगा। तो सारे निकल आएगा बारी बारी से। सर आपने ए पॉइंट क्यों चुना? अब भाई तुम्हें इक्वेशन बनाने हैं ना, तो ए पॉइंट नहीं तो जी पॉइंट ले लो। अच्छा ये भी कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि जब रुका ही हुआ है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 ही होगा। और आप इक्वेशन बना लो, तो आपके पास एक ऐसी स्वतंत्रता आई कि आप एक नहीं 10 इक्वेशन बना सकते हो, 10 अलग अलग पॉइंट पे टॉर्क लिख के। तो इसीलिए जब रोटेशन सीख जाते हैं तो ट्रांसलेशन वाले कई बार इक्वेशन लिखते ही नहीं, रोटेशन के इक्वेशन लिख देते हैं, रिजल्ट आ जाता है, ट्रांसलेशन सोचते ही नहीं। क्या मैं कुछ और हेल्प करूं इस क्वेश्चन में? तो तुम रोक क्यों, आने तो अलग आए तो भी ठीक, 0 आ जाए फ्रिक्शन तो भी ठीक, मुझे कोई उससे परेशानी थोड़े ना है, जो आए वही ठीक। तो डिपेंड करेगा डाटा कैसा दिया गया। एक वो क्वेश्चन जो मैं जरूर पूछना चाहता हूं इस टॉपिक के तुरंत बाद। एक रॉड है, उसको 2 पॉइंट पे होल्ड किया गया है, ऐसे ये एल लेंथ का रॉड था, प्लैंक था, और ये ऐसे। क्या दोनों जगह नॉर्मल एक जैसा होगा? सोचो तो, क्या दोनों जगह एक जैसा वेट आया होगा? होल्ड किया गया, हाँ, ये L/4 डिस्टेंस इधर। तो अलग अलग यदि आएगा तो उनके वैल्यू चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, N1 + N2 mg। क्यों? क्योंकि Fy0 आपने सोचा, ये इक्वेशन 1, लेकिन इससे तो ना N1 पता चला ना N2 पता चला। अब यहाँ पर एक ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ बी और यहाँ जी तो है ही। यदि आप टॉर्क अबाउट जी देखना चाहें 0, तो क्या लिख देंगे, N1 × L/2 और N2 × L/4 बराबर कर दो, या टॉर्क अबाउट A0 लिख दो, तो N1 का तो कुछ बनेगा ही नहीं। अरे ए के अबाउट लिख रहे हो तो ए पे ना कील सोच लोगे, किनारे में लेफ्ट साइड। और आप यदि यहाँ कील सोच लेते हो मन ही मन, तो N1 वाले का कोई रोल नहीं रह गया, कील पे लगने वाले फोर्स का टॉर्क
तो बचेगा किसका टॉर्क, mg का, कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, और दूसरा n2 का, ये कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो mg का कितना, mg इंटू L/2, और एंटी क्लॉकवाइज वाला कितना, n2 इंटू 3L/4, और बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, mg इंटू L/2 इक्वल्स टू n2 इंटू 3L/4, तो सीधे सीधे n2 निकल आया, कितना निकल आया, ट्वाइस mg/3। तो आपको जाना ही नहीं पड़ा इक्वेशन सॉल्व करने। आप यदि ए के अबाउट देखते हो तो n2 का वैल्यू मिल गया, और यदि बी के अबाउट लिखोगे देखो तो बी के अबाउट टॉर्क कैसे जीरो लिखोगे, mg इंटू L/4, तो ये हो जाएगा n1 इंटू 3L/4, तो ये n1 निकल आया, n1 निकल आया mg/3। तो आप ट्रांसलेशन पे काम करना कई बार छोड़ के रोटेशन प्रिफर कर देते हैं, नेट टॉर्क जीरो लिखेंगे वैल्यू आ जाएगा। यदि अलग अलग जगहों पे होल्ड करेगा एक प्लैंक को, तो दो इंसान एक 50 किलोग्राम के रॉड को उठा रहे हैं, तो दोनों किनारे पे उठाएंगे तो दोनों के हाथ में 25-25 किलोग्राम भार का आएगा टेंशन, परेशानी। लेकिन यदि एक सेंटर पे पकड़ने की कोशिश करे, या दोनों एक ही तरफ पकड़ लें, तो रहेगा क्या बैलेंस, नहीं, दूसरी तरफ तो रहना पड़ेगा सेंटर के, दूसरा एक सेंटर के नजदीक है और एक दूर में है, क्या तो दोनों को एक जैसा भार उठाना पड़ेगा। तो वहां पर कौन कितना भार उठाएगा, यही आइडिया देगा तुम्हें रिजल्ट लाने का तरीका, कि किसी भी पॉइंट को चुन लो। तुम्हारे टॉर्क जीरो, जी लिखना समझ में आया या वो भी नहीं आया, जी के अबाउट कौन कैसे घुमाएगा, जी के अबाउट n1 कैसे घुमाएगा, कितना लिखोगे n1 इंटू L/2, और n2 कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, n2 इंटू L/4, तो बराबर कर दो ना, नहीं घूम रहा तो। सर mg क्यों छोड़ दिया, अरे भाई mg वहीं से गुजर रहा है, उसका तो टॉर्क बनेगा ही नहीं, घुमाने का कोई टेंडेंसी नहीं आ रहा, शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो है। ये बात समझ में आई। तो जहां जहां फोर्स होते हैं, किसी एक पॉइंट पे तुम टॉर्क के लिए सोचो। यदि ए पॉइंट देखते हो तो ए पॉइंट पे कील मान लो, नॉर्मल n1 का टॉर्क बोलो, कहो ना जीरो यार, वहीं से गुजर रहा है तो कैसे, जहां कील हो वहीं पे दम लगाओगे तो क्या चलेगा, वो घूमेगा रॉड। अच्छा, शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है ए से n1 का, n1 के लाइन ऑफ एक्शन ए से गुजर रहा है, ए से शॉर्टेज डिस्टेंस कितना, जीरो भी एक नंबर होता है, ए से शॉर्टेज डिस्टेंस कितना, इतने देर के बाद अकल में आएगा जीरो। तो n1 का टॉर्क कितना लिखोगे, n1 इंटू बड़ा वाला जीरो। तो जहां कील होता है वहां पे फोर्स लगाने पे, जिस पॉइंट के बाद तुम टॉर्क सोच रहे हो वहां से जो फोर्स गुजर रहा है उनके टॉर्क जीरो होंगे। भाई तो कॉमन सेंस सेट करो इसे, इसमें 10 दिन नहीं लगता, एक बार में सेट होता है। घर में खड़े हो जाओ और खूब जोर जोर से दरवाजे को धकेलो, और तुम्हारा फोर्स का लाइन जाना चाहिए जिस एक्सिस के बाद घूमने वाला है दरवाजा, उससे गुजरना चाहिए। देखो दरवाजा रोटेट किया या नहीं, एक दिन घुमा लो, याद रहेगा जीवन भर, नहीं घूमेगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट घुमाना चाहते हो वहीं से यदि तुम्हारा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन गुजरेगा तो नहीं घूमेगा ऑब्जेक्ट, तो टॉर्क जीरो होगा। अब बताओ mg का कितना होगा टॉर्क, नहीं लिख पाओगे, mg इंटू L/2, और n2 का कितना होगा टॉर्क, n2 इंटू, अरे बेवकूफ वो सेंटर पे है, ये यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस चाहिए ना, ये L/4, 3L/4, L-L/4, ये से ना डिस्टेंस देखोगे। अब देखो n2 आ गया, n2 कितना आ गया 2mg/3, ऐसे लिख लो कोई एक तो लिख लो, देखते रहोगे तो तुम तो ऐसे ही भूल जाओगे। एक अबाउट टॉर्क लिख लो, टॉर्क अबाउट A0 लिखा गया है, और उसके इक्वेशन से हमने n2 पता कर लिया। यहाँ पर एक कील था, यहाँ पर एक हिंट था स्टॉप रखने के लिए, कुछ लगाया हुआ ब्लॉक सिस्टम, दोनों जगह जो कांटेक्ट पे नॉर्मल आया उनके वैल्यू दिख रहा है हमें। तो नॉर्मल यदि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए तो ये खुशी की बात, और कहानी कंटिन्यू रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सर। HC वर्मा, आप लोग सेंटर ऑफ मास कोलिजन मोमेंटम यदि तैयार कर चुके हो तो अब रोटेशन वाले में आ जाएंगे आप, और शुरू के 15 क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे HC वर्मा से।